चलो अपन देखते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु में एक होता है ऑर्बिट, जिसे अपन सेल भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे कोश या कक्षा। तो ऑर्बिट या सेल, तो 4 ऑर्बिट रहती है किसी भी परमाणु में। इनके नाम है के, एल, एम और एन। के, एल, एम और एन। नाभिक के सबसे पास वाली रहती है के, और नाभिक से सबसे दूर रहती है एन। एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका फॉर्मूला पहले ही हमें निल्स बोर ने दिया था, 2n²। यानी के में रहेंगे 2, एल में रहेंगे 8, एम में रहेंगे 18, एन में रहेंगे 32। तो के, एल, एम, एन। अब जो कक्षाएं रहती हैं उसके अंदर रहता है उपकक्षा। कक्षा के अंदर उपकक्षा, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सेल के अंदर सब सेल। और जो उपकक्षाएं रहती हैं ये भी 4 रहता है। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। यानी हर एक सेल में 4 सब सेल रहती हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 आ सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? तो एस जो रहता है वो एक डंबल शेप का रहता है, पी में 2 डंबल रहते हैं, डी में 4 डंबल शेप रहता है और एफ में 5 डंबल देखने को अपने को मिलते हैं। तो कक्षा के, एल, एम, एन, हर एक कक्षा में 4 उपकक्षा एस, पी, डी, एफ, और हर एक उपकक्षा में ऑर्बिटल, जिसे कक्षक बोलते हैं। कक्षा अलग है, कक्षक अलग है, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। ऑर्बिटल सबसे छोटी चीज है। तो ऑर्बिटल, तो उपकक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सब ऑर्बिट में जितने भी, जैसे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे आधे ऑर्बिटल रहते हैं। यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें 1 ऑर्बिटल रहेगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें 3 ऑर्बिटल रहेंगे। ये जो रहते हैं ये ऑर्बिटल रहते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। तो कक्षा के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें उपकक्षा सिर्फ एस रहेगी और इसमें ऑर्बिटल भी 1 रहेगा। कक्षा एल में उपकक्षा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें उपकक्षा एस और पी रहेगी और इसमें ऑर्बिटल पी वाला 3 और एस वाला 1 रहेगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। हुंड का नियम क्या है कि हुंड के अनुसार कक्षकों यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं और उसके बाद वो पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। पहले एक एक करके और फिर वो जोड़ा बनाते हैं। चारों कक्षकों में यही हुंड का नियम है। हाँ, आफबाउ का नियम क्या है? आफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था। आफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है सजाना। तो आफबाउ का नियम यानी सजाने का नियम, यानी कि हम किस कक्षक को पहले लिखेंगे फिर बाद में, फिर बाद में। तो जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p, 3d10, तो ऐसे करके ही आते हैं। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेंगे, तत्पश्चात बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते जाएंगे। यही आफबाउ का नियम है। अगर लास्ट वाला ऑर्बिटल खाली रह गया, जैसे 3p1, 3s1 खाली रह गया, तो इसका मतलब कि वो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, यानी कि वो चुपचाप नहीं बैठेगा। तो ऐसे में ये पता चल जाता है कि वो एक अस्थायी या फिर वो आयनिक अवस्था पक्का बनाएगा, यानी वो एक सक्रिय तत्व है। लास्ट ऑर्बिटल अगर भरा हुआ है यानी कि वो एक निष्क्रिय रहेगा। तो जितने भी वर्ग 18 के हमारे समूह हैं, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब अक्रिय तत्व हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट वाले जो ऑर्बिटल रहता है वो भरा हुआ रहता है। खास बात क्या है कि अगर डी में कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रहते हैं। अगर उसमें 4 या 9 आ गया तो वो अपने पीछे वाले से खींच के 5 और 10 कर लेगा और स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। डी नहीं रहता इसमें। डी 4 और 9 में कभी नहीं रहेगा। क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? वह संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सटीक स्थिति को बताता है, उसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड होता है। हाँ, समझ। ठीक है, ये सब कुछ बताता है।
चार प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है चक्रण क्वांटम नंबर यानी कि स्पाइन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पाइन क्वांटम नंबर। अब एक एक करके देखते हैं। तो मुख्य क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे पाम्स से याद कर सकते हैं। पाम्स, PAMS, पाम्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पाइन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को यानी ऑर्बिट को दर्शाता है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब अपने को पता है कि अगर अपने को पता चल गया कि अगर K में कोई इलेक्ट्रॉन है यानी K ऑर्बिट में है यानी वो नाभिक के पास है, N में है तो वो दूर है, यानी इस हिसाब से ये नाभिक से दूरी को भी दर्शाता है। तीसरी चीज, जितनी भी ज्यादा दूरी की कक्षा होगी उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी रहेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करती है। और पास वाली भी एनर्जी कम होगी। हाँ, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n, और n बराबर 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी हो सकता है। इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी किसी ना किसी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को दर्शाने के साथ ही ये ऊर्जा स्तर को, साथ ही साथ नाभिक से दूरी को भी दर्शाता है। अगली है अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, ये उपकक्षा को यानी सब ऑर्बिट को दर्शाता है, यानी S, P, D, F किस में है वो उसको दर्शाता है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर, क्वांटम नंबर यानी कि हम यहाँ पर S, P, D ये नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इनको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अगर S में रहेगा तो हम उससे 0 लिखेंगे, P में रहेगा तो हम 1 लिखेंगे, D में रहेगा तो 2 लिखेंगे, F में 3, यानी 0 1 2 3, यानी द्विगांशी क्वांटम नंबर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3 ही हो सकती है, वो नहीं हो सकती। वो अनलिमिटेड है। अगला है चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल, यानी सबसे पहले क्या था, ऑर्बिट था, फिर सब ऑर्बिट था, फिर ऑर्बिटल था, यानी कक्षा था, उपकक्षा था और एक कक्षक। ये कक्षक को दर्शाती है और इसे M से दर्शाते हैं, M फॉर मैग्नेटिक, M फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर निकलता है, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 2 निकला, तो हम क्या करेंगे, उस 2 को माइनस से लेकर प्लस तक लिख देंगे, यानी -2 -1 0 +1 +2। 0 है तो 0, 1 है तो -1 0 +1, 3 है तो -3, ऐसे करके, ठीक है। जो भी L आता है उसे लिखना प्रारंभ कर दो वहां से, माइनस से लेकर प्लस तक। तो ये जो मिनिमम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मिनिमम -3 हो सकता है और मैक्सिमम +3 हो सकता है। वो प्लस क्यों, क्योंकि F सबसे बड़ा सब ऑर्बिटल है और F में 7 रहते हैं, तो -3 से लेकर +3 तक जाएंगे, तब तक 7 ऑर्बिटल खत्म हो जाएंगे। चक्रण क्वांटम नंबर, स्पाइन क्वांटम नंबर, ये बताता है डायरेक्शन क्या है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसे +1/2 ऊपर की ओर तीर का निशान लगा के दर्शाते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हम उसे नीचे की ओर यानी कि -1/2 करके लिखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n से दर्शाते हैं, इतना याद रखना अपने को बस। एजीमुथल क्वांटम नंबर L से दर्शाते हैं, ये उपकक्षा को बताता है, 0 1 2 3 इसका मान हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से दर्शाते हैं, ये कक्षक को दर्शाता है, यानी ऑर्बिटल को दर्शाता है, इसका मान -3 से लेकर +3 तक हो सकता है। स्पाइन क्वांटम नंबर ये दिशा को दर्शाता है, इसे S से दर्शाते हैं, S फॉर स्पाइन, S फॉर स्पाइन क्वांटम नंबर, इसका मान +1/2 से लेकर -1/2 हो सकता है, मतलब ये दोनों ही मान हो सकते हैं। तो क्वांटम नंबर N L M S इनसे दर्शाते हैं, और होती क्या है, पाम्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पाइन क्वांटम नंबर। इसके अलावा हमें क्वांटम नंबर निकालना नहीं सीखना है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं हो सकते। इसलिए हम बोल रहे हैं आधार कार्ड, कि आधार कार्ड किसी के 4 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पूरे के पूरे नंबर कभी भी किसी के आधार कार्ड समान नहीं हो सकते।
ठीक है, अधिकतम 3 क्वांटम नंबर ही बराबर हो सकते हैं, चौथा तो अलग हो ही जाएगा। अब एक होता है वैलेंस ऑर्बिटल, संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, हर एक परमाणु या तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसे अष्टक का नियम कहते हैं, स्थायित्व का नियम कहते हैं। और ऐसा करने पे वो क्या करता है, अगर उसके पास 8 की संख्या में अगर कम, मतलब अगर वो 8 के पास है तो वो खींचने की कोशिश करेगा, 8 से बहुत दूर है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे क्लोरीन 17 है, तो क्लोरीन 17 के लास्ट वाला जो ऑर्बिट रहेगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, यानी ये Cl माइनस बनाएगा, क्लोरीन माइनस, यानी कि ये एक ऋणायन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 छोड़ने की बजाय एक ग्रहण करना ज़्यादा आसान है इसके लिए। सोडियम के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 1 है बस, तो ये एक दान देना पसंद करेगा बजाय ग्रहण करना 7, तो इसलिए Na प्लस पॉजिटिव बनाएगा। और ख़ास बात क्या है, जितने भी पॉजिटिव बनाते हैं, जितने भी धनायन होते हैं वो धातु होते हैं, और जितने भी ऋणायन होते हैं वो अधातु होते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच हो, यानी लास्ट में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 4 हो, तो उसकी संयोजकता वही होगी। यानी अगर किसी में 1 है तो उसकी संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उसकी संयोजकता वही रहेगी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है तो संयोजकता 1 से 4, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही, यानी वैलेंसी 1 से 4। जैसे सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, यानी वैलेंसी 1। मैग्नीशियम में 2 है तो 2, एल्यूमिनियम में 3 और सिलिका में 4। चूंकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे सभी तत्व जिनकी संयोजकता 1, 2 या 3 है, वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही स्थायित्व प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात ये धनायन बनाते हैं। इन सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं, यानी अगर हमें कोई बोल दे कि एक तत्व है उसकी संयोजकता 2 है, तो वो क्या होगा? वो धातु होगा। तो 1, 2 या 3 संयोजकता होने पर वो धातु रहेगा, 1, 2 और 3 होने पर वो धनायन बनाएगा। अगर 4 है तो उसकी कंडीशन अलग है। सिलिका 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा तो भी 8 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो भी 8 हो जाएगा, यानी ये बीच में फंसा हुआ है। और इसे हम बोलेंगे अर्धचालक, यानी जिनकी भी संयोजकता 4 है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी ये कभी कभी धनायन बना लेंगे, कभी कभी ऋणायन बना लेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कभी चालक है, कभी कुचालक है, कभी धातु है, कभी अधातु है, इसलिए ये अर्धचालक है। ये उपधातु है, उपधातु, ना धातु है ना अधातु है। ठीक है, अब देखो, जो तत्व की संयोजकता 4 होती है वह बीच कगार में होते हैं, यानी वो दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, इसलिए उपधातु कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, यानी बाहरी कक्षा, संयोजी कक्षा में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनको छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इस बाहर के छोड़ को अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब देखो, जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6 और 7, 8 की बात नहीं हो रही है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से घटा देते हैं। चलो